Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. अब बेटा अपनी वॉइस को म्यूट कर लीजिए आप, ठीक है ना, जिससे हम अपनी क्लास को बिना कोई डिस्टरबेंस से अच्छे से सुन पाए, समझ पाए, आगे बढ़े। और जब लास्ट की 5 मिनट्स आपको दी जाए उस समय आप अपनी प्रॉब्लम्स, डाउट्स वो कंफर्म करें, पूछें, सॉल्व करें। आज हम बेटा अपनी जो मुख्य पुस्तक है, ये वाली पुस्तक आपको लेनी है, आरोह भाग 2। ये हमारी मुख्य पुस्तक है और इसके साथ ही एक बुक और है, वितान। तो ये बुक्स आपको खरीदनी है। आज हम इस बुक से पहला चैप्टर हमारा शुरू करते हैं और जिसका शीर्षक है आत्म परिचय। आत्म परिचय जो एक कविता है, ये हमारा पहला चैप्टर है। कवि है हरिवंशराय बच्चन और हम अच्छे से जानते भी हैं कि जो एक महान अभिनेता है अमिताभ बच्चन, उसके ये पिताजी हरिवंशराय अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, एक बहुत बड़े कवि। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर का भावार्थ समझने से पहले हम इसके विषय में 4 महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे, देखेंगे। वे बेटा कुछ बच्चों ने वॉइस को म्यूट नहीं किया है और मैं उन्हें देख भी पा रहा हूं, आप म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। हमारी जो 4 महत्वपूर्ण बातें हैं इस कविता से रिलेटेड, इन कवि से संबंधित, वो सबसे पहले हम ध्यान से सुने और नोट करें। पहली महत्वपूर्ण बात है हालावाद। ये हमारी कविता आत्म परिचय हालावाद दर्शन पर आधारित है। हालावाद पर आधारित ये कविता है। अब हमसे प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है, कविता तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुई, लेकिन यहां से हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि हालावाद के प्रवर्तक कौन? तो हम कह सकते हैं हरिवंशराय बच्चन। हालावाद का प्रतिपादन इन्होंने किया है। हालावाद के प्रतिपादक हरिवंशराय बच्चन ही है। तो हालावादी दर्शन के प्रवर्तक हैं हरिवंशराय बच्चन। और यहां से एक प्रश्न और हो सकता है कि हालावादी दर्शन क्या है, हालावाद क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो हम बता सकते हैं कि हाला का अर्थ होता है शराब। हाला, हाला यानी शराब। जैसे शराब में नशा होता है वैसे ही प्रेम में भी नशा होता है। इसी बात को बताने वाला दर्शन हालावाद कहलाता है। तो हालावाद के अनुसार जैसे शराब में नशा होता है वैसे प्रेम में भी नशा होता है। यही बात बताने वाला दर्शन हालावाद कहलाता है, हालावादी दर्शन है। इस दर्शन के अनुसार जैसे शराब में नशा होता है वैसे प्रेम में भी एक नशा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस कविता में रुबाई छंद है। इस कविता में जो छंद है उसका नाम है रुबाई। अब ये रुबाई क्या होता है? उर्दू फारसी का छंद है, अपने हिंदी का छंद नहीं है। ये एक उर्दू फारसी का छंद है ये।
रुबाई उर्दू फारसी का छंद है। इस छंद में 4 पंक्तियां होती है, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां होती। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ, इनमें तुकबंदी होती है। तुकबंदी का मतलब होता है अंतिम 2 स्वर यहाँ पर समान मिलेंगे। अंतिम 2 स्वर कैसे कि प्रथम पंक्ति के अंत में जो 2 स्वर है, ठीक वैसे ही 2 स्वर आपको दूसरी पंक्ति के अंत में मिलेंगे, और ठीक वैसे ही 2 स्वर चौथी पंक्ति के अंत में भी मिलेंगे। तो प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति में तुकबंदी होती है, और तृतीय जो पंक्ति होती है वह स्वतंत्र होती है, मुक्त होती है, उसमें कोई तुकबंदी नहीं होती। तो अगर ऐसा हमें मिलता है तो वह रुबाई छंद है। जब हम इस कविता में आगे बढ़ेंगे तो हम इस चीज को देखेंगे, जांच करेंगे कि हाँ वास्तव में रुबाई छंद ही है। तीसरी बात, विरोधाभास अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। इस कविता में विरोधाभास अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। नाम से पता चल रहा है विरोध का आभास। जब काव्य पंक्तियों में हम ये देखें कि वहां विरोध का आभास हो रहा है, वास्तव में तो कोई विरोध नहीं है, केवल वहां विरोध का आभास हो रहा है, तो विरोधाभास अलंकार होता है। सामान्य भाषा में हम इसको जाने कि जब 2 परस्पर विरोधी तत्वों का या बातों का वर्णन हमें मिल जाए जो परस्पर विरोधी होती, विलोम हो एक दूसरे की, ऐसी बातें हमें कहीं भी वर्णित मिले तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। कैसे? शीतलता और अग्नि, अगर ये 2 तत्व मिले तो हम जानते हैं जहां शीतलता है तो वहां अग्नि नहीं हो सकती, और जहां अग्नि है तो वहां शीतलता नहीं हो सकती है। तो हम समझ जाते हैं कि ठीक है, यहां विरोधाभास अलंकार। बनाता मिटाता, बनाना और मिटाना या नष्ट करना, ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं, यहां भी विरोधाभास अलंकार। हंसना रोना, ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। तो जब भी विरोधी तत्वों का वर्णन होता है तो हम समझ जाते हैं यहाँ विरोधाभास अलंकार है। और इस कविता में भी हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि बार बार यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हो रहा है। और अंतिम हमारी बात है वियोग श्रृंगार रस। आत्म परिचय कविता वियोग श्रृंगार रस से संबंधित है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। एक संयोग श्रृंगार रस होता है और एक वियोग श्रृंगार रस होता है। दोनों को हम समझें कि ये क्या चीज होती है। संयोग श्रृंगार, जब प्रेम की बातें हो रही है, जब सुंदरता की बातें हो रही है, जब मधुरता पूर्ण बातें चल रही है, लेकिन उस समय जिससे संबंधित वो बातें हैं वो साथ साथ है, आमने सामने हैं। और फिर यदि मधुरता या प्रेम की या सुंदरता की बातें होती है तो वहां संयोग श्रृंगार रस है। जैसे पुष्प वाटिका में सीता जी ने राम को देखा और प्रेम भाव उत्पन्न हो गए, और इस समय जब तुलसीदास जी ने इसे काव्य में लिखा है, पंक्तिबद्ध किया है कि कैसे राम जी को पुष्प वाटिका में देखकर सीता के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, तो वहां संयोग श्रृंगार रस है। क्यों? क्योंकि सीता जी के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है राम को देख करके, राम उनके सामने है, राम को वो देख रही है, तो वहां संयोग श्रृंगार रस है।
अगर गोपियां और उनके साथ कृष्ण हैं और फिर प्रेम या माधुर्य की बातें हो रही है तो वहां संयोग श्रृंगार रस है, क्योंकि वो साथ साथ है। लेकिन जब सीता जी को रावण हरण करके ले गया, अब वहां भी सीता जी को राम याद आ रहे हैं, मधुरता प्रेम की बातें वहां भी याद आ रही है। लेकिन वहां जब वो लंका में है तो उस समय वहां राम उनके पास उनके साथ नहीं है, तो वहां वियोग श्रृंगार रस हुआ। ऐसे ही जब कृष्ण जी द्वारकाधीश बन गए और यहाँ गोपियां रह गई, वो कृष्ण को याद करती है कि हम कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, लेकिन कृष्ण अब उनके साथ उनके पास नहीं है, तो वहां भी वियोग श्रृंगार रस। और यहां भी इस कविता में क्या हुआ है कि कवि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कवि हरिवंश राय बच्चन की पत्नी की मृत्यु हो गई है, और मृत्यु होने के बाद वो बता रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्रेम भाव रखता था, अभी भी पत्नी की यादें आती रहती है, अभी भी पत्नी के जो प्रेम भाव थे वो हृदय में उपहारों के समान इन्होंने रख रखे हैं। तो ऐसी बातें, ऐसी चर्चा, ऐसा विवरण इस आत्म परिचय कविता में है। पत्नी की मृत्यु के बाद उन्हें याद करते हुए वो लिख रहे हैं, तो इसलिए इस कविता में भी वियोग श्रृंगार रस है। तो देखो, आत्म परिचय, अपना परिचय, कवि हरिवंश राय बच्चन इस कविता में अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन कब का? जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद उनका जीवन कैसा हो गया था, अपना जीवन वो कैसे व्यतीत करें इस संसार में पत्नी के बिना, उस वियोग अवस्था में, वो इस कविता में हमें बता रहे हैं। तो अब हम आत्म परिचय जो कविता है उसका भावार्थ प्रारंभ करते हैं। पहला पद लेते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। देखिए, इस पद में हम क्या देखते हैं कि पहली पंक्ति के अंत में देखो दो स्वर आ और ऊ, दूसरी पंक्ति के अंत में दो स्वर आ ऊ, और चौथी पंक्ति के अंत में भी वही स्वर आ ऊ, लेकिन तीसरी पंक्ति में देखो ए और ए। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में तुकबंदी है, और तीसरी पंक्ति तुकबंदी से मुक्त है, स्वतंत्र है, तो हम समझ गए रुबाई छंद है। तो ये हमारी बात क्लियर हो गई है कि इस कविता में रुबाई छंद है। अब हम भावार्थ देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, जग यानी संसार होता है, यहां इसका अर्थ लगाएंगे सांसारिक।
मैं सांसारिक जीवन का भार लिए यानी लेकर फिरता हूं यानी घूम रहा हूं, फिरता हूं घूम रहा हूं। कवि की पत्नी की मृत्यु हो गई है और अब पत्नी को याद करते हुए उस वियोग अवस्था में वो कह रहे हैं कि मैं सांसारिक जीवन का भार लेकर घूम रहा हूं, मुझे अपना ये जीवन ही अब भार लगने लग गया है। कवि को अपना सांसारिक जीवन ही अब भार लगने लग गया है। तो यहां से आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो केवल अर्थ थोड़ी लिख दोगे कि मैं सांसारिक जीवन का भार लेकर घूम रहा हूं, इसको स्पष्ट भी तो करना है, ऐसा क्यों कहा, ये क्यों कहना चाह रहे हैं। तो आप बताएंगे कवि की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और अब हमारा नाम से वही है। बेटा वॉइस म्यूट करें, अपनी वॉइस को म्यूट कर लीजिए। ये गौतम, कवि ये कह रहे हैं कि मैं सांसारिक जीवन का भार लेकर घूम रहा हूं। तो प्रश्न आए तो आप बता सकते हैं, यहां से प्रश्न बन सकता है कवि ने अपने जीवन को भार स्वरूप क्यों बताया, यह इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है कि कवि की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, अब उनको जीवन में सहयोग करने वाला कोई नहीं रहा है, इसलिए पत्नी के वियोग से पीड़ित होकर कवि ने कहा है कि मेरा तो ये सांसारिक जीवन अब भार हो गया है, मुझे अपना सांसारिक जीवन भार लगने लगा है। पत्नी के वियोग में ऐसा कहा है क्योंकि पत्नी की मृत्यु हो गई है और अब इनका सहयोग करने वाला, मदद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वियोग अवस्था में पीड़ित होकर इस बात को ये कह रहे हैं कि मैं सांसारिक जीवन का भार लेकर घूम रहा हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। प्यार यानी प्रेम। देखो पहली पंक्ति में वो कह रहे थे कि मेरा तो ये जीवन ही अब भार हो गया, सांसारिक जीवन भार हो गया है, और दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि मैं तो प्रेम लेकर घूम रहा हूं। अब बताइए, दोनों विरोधी बातें हैं। पहली पंक्ति में तो बड़े दुखी थे कि मेरा तो जीवन ही भार हो गया, और दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि मैं तो प्रेम लेकर घूम रहा हूं, प्रेम पूर्वक घूम रहा हूं। यहाँ पर तो दोनों विरोधी बातें आ गई है, इसलिए इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। प्रथम दो पंक्तियों की बात करें तो विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर देखो ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि मेरा जीवन तो भार हो गया, लेकिन अब जो मेरा जीवन बचा है मैं प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हुआ, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हुआ अब अपना समय व्यतीत कर रहा हूं, घूम रहा हूं। कर दिया किसी ने, किसी ने का अर्थ यहाँ पत्नी की बात हो रही है, पत्नी के लिए आया है। झंकृत का अर्थ होता है हिला देना। जिनको, जिनको का अर्थ यहाँ हृदय से लगाया गया है, हृदय। और छूकर का अर्थ होता है स्पर्श करना। हम अगर बुक लेकर बैठे हैं तो हम ये कठिन शब्द हैं उनको पेंसिल की मदद से या पेन की मदद से कठिन शब्दार्थ लिखते रहें, और यदि बुक हमारे पास अभी नहीं है तो हम जल्दी खरीद लें, और ये अभी जो मीनिंग्स है, अभी जो कठिन शब्द हैं वो आप अपनी किसी नोटबुक में, रफ कॉपी में लिखते रहें, ताकि पढ़ते समय, भावार्थ करते समय आपको परेशानी नहीं हो।
ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे हृदय को स्पर्श करके हिला दिया था, अर्थात मैं अपनी पत्नी को अपने हृदय में ही रखता था, अपने हृदय में रख रखा था मैंने अपनी पत्नी को। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मेरी पत्नी ने मेरे हृदय को स्पर्श करके मेरे हृदय को बहुत अच्छे से प्रभावित कर दिया था। मेरी पत्नी ने मेरे हृदय को स्पर्श करके झंकृत कर दिया था। और जैसे दो तार, यहाँ एक वाद्य यंत्र की बात हो रही है, दो तारों से हम समझ गए वीणा की बात हो रही है। वीणा एक महान वाद्य यंत्र है। माँ भारती भी वीणा बजाती है, वीणा वादिनी कहते हैं। तो वीणा में दो ही तार होते हैं, केवल दो तार हैं, फिर भी वीणा एक महान वाद्य यंत्र है। तो कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार वीणा में दो ही तार होते हैं, उसी प्रकार मेरे अंदर, अब यहाँ दो सांसें लिखेंगे नहीं तो कुछ सांसें लिख लेते हैं, मेरे अंदर कुछ ही सांसें शेष है जिन्हें लेकर मैं घूम रहा हूं, लिए फिरता हूं, लेकर घूम रहा हूं। कवि उस वियोग से, अपनी पत्नी के वियोग में इतने दुखी हैं, पीड़ित हैं, वो कह रहे हैं कि अब मेरे अंदर कुछ ही सांसें शेष हैं जिन्हें लेकर मैं घूम रहा हूं, अर्थात अब मेरी मृत्यु भी निकट ही है, बहुत ही जल्दी मेरा जीवन भी अब समाप्त होने वाला है, मेरी सांसें भी अब रुकने वाली। कितने दुखी है पत्नी के वियोग में। एक बार पुनः देखते हैं। मैं सांसारिक जीवन का भार लेकर घूम रहा हूं, मैं सांसारिक जीवन का भार लेकर घूम रहा हूं, मेरा ये सांसारिक जीवन भार स्वरूप हो गया है, फिर भी जीवन में प्रेम लेकर घूम रहा हूं, अर्थात प्रेम पूर्वक अपना जीवन इस संसार में व्यतीत कर रहा हूं। मेरी पत्नी ने मेरे हृदय को स्पर्श कर झंकृत कर दिया था, मेरे हृदय को बहुत प्रभावित कर दिया था, और अब जैसे वीणा में दो ही तार होते हैं, पत्नी के बिना मेरे अंदर भी कुछ ही सांसें बची है जिन्हें लेकर मैं घूम रहा हूं, मैं भी अब जल्दी ही मृत्यु का वरण कर लूंगा, कुछ ही सांसें मेरे अंदर शेष है। दूसरा पद हम आगे बढ़ाते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। यहां भी देखिए तुकबंदी है, तीसरी पंक्ति है, तुकबंदी से मुक्त है, वही रुबाई छंद है। देखो क्या कह रहे हैं कवि कि मैं स्नेह यानी प्रेम और सुरा यानी शराब, तो स्नेह सुरा का अर्थ हुआ प्रेम रूपी शराब। अर्थ या भाव ग्रहण करने से पहले हम एक बार अलंकार पर चलते हैं। हमने कहा था कि स्नेह सुरा यानी जिसकी तुलना जिससे कर रहे हैं, यहां प्रेम की तुलना शराब से कर रहे हैं, प्रेम की तुलना शराब से कर रहे हैं। जैसे शराब में नशा, वैसे प्रेम में भी नशा। ये देखो हालावादी दर्शन आ गया।
हालावादी दर्शन से संबंधित कविता है, पता चल रहा है हमें। तो स्नेह की तुलना शराब से कर रहे हैं, प्रेम की तुलना शराब से कर रहे हैं, तो जिसकी तुलना जिससे करें, उपमेय और उपमान, अगर इन दोनों के बीच कोई शब्द या फिर शब्दांश नहीं आता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। आप नोट कर लें, स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। मैं प्रेम रूपी शराब का पान यानी सेवन, प्रेम रूपी शराब का सेवन किया करता हूं। मैं प्रेम रूपी शराब का सेवन किया करता हूं। मैं कभी भी, जग यानी संसार, और न यानी नहीं, संसार का ध्यान नहीं करता हूं। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि कवि इस संसार का ध्यान क्यों नहीं करते हैं, कवि को इस संसार का ध्यान क्यों नहीं रहता है। तो हम उत्तर दे सकते हैं, कवि प्रेम रूपी शराब का सेवन करते हैं। उस प्रेम रूपी शराब की मादकता के कारण, नशे के कारण उन्हें संसार का ध्यान नहीं रहता है। प्रेम रूपी शराब की मादकता के कारण, नशे के कारण उन्हें संसार का ध्यान ही नहीं रहता है। जग यानी संसार, पूछ उन्हें पूछता है, पूछ रहा उनको, उन्हें पूछता है, पूछने का अर्थ यहाँ चाहने से होता है। उन्हें चाहता है जो जग की गाते यानी संसार के अनुसार चलते हैं, संसार के अनुसार कार्य करते हैं। यह संसार उन्हें चाहता है जो संसार के अनुसार ही चलते हैं। लेकिन कवि कह रहे हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं अपने मन का गान ही करता हूं, मैं वही करता हूं जो मेरा मन कहता है। मैं इस संसार के अनुसार कार्य नहीं करता, ये संसार जैसा चाहता है वैसा कार्य मैं नहीं करता, मैं केवल अपने मन का गान करता हूं। मुझे तो जो मेरा मन कहता है बस मैं वही कार्य करता हूं। मैं प्रेम रूपी शराब का सेवन किया करता हूं, उसकी मादकता के कारण मुझे इस संसार का ध्यान नहीं रहता है। यह संसार उन्हें चाहता है जो संसार के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन मैं अपने मन का गान करता हूं, अर्थात मेरा जो मन कहता है मैं वही कार्य करता हूं। आगे बढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार मुझको न भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, निज यानी अपने, उर यानी हृदय, उद्गार यानी भाव,
लिए यानी लेकर फिरता हूं, घूम रहा हूं। मैं अपने हृदय के भावों को लेकर घूम रहा हूं। मैं अपने हृदय के भावों को लेकर घूम रहा हूं। कवि के जो हृदय में प्रेम भाव है उनको लेकर के और कवि घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ भावों का मतलब प्रेम भाव से लगाया जा रहा है। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय के भावों को लेकर घूम रहा हूं, प्रेम भावों को लेकर के घूम रहा हूं। मेरे हृदय में प्रेम भाव है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। निज यानी अपने, उर यानी हृदय। और मेरे हृदय के जो प्रेम भाव हैं मैं उन्हें उपहार के समान लेकर घूम रहा हूं। यहाँ अपने हृदय के प्रेम भावों की तुलना उन्होंने उपहारों से की है। मैं अपने हृदय के प्रेम भावों को उपहार के समान लेकर घूम रहा हूं। जैसे हमें कोई उपहार देते हैं और हम उन्हें ले जाकर संभाल कर अच्छे से रखते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि जो मेरे पत्नी के प्रति प्रेम भाव थे मैंने आज भी अपने हृदय में उन्हें उपहारों के समान संभाल करके सावधानी पूर्वक रखा है। मैं अपने हृदय के भावों को लेकर घूम रहा हूं और मेरे हृदय के जो प्रेम भाव हैं उपहार के समान मैं उन्हें लेकर घूम रहा हूं। यह संसार अपूर्ण है। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि कवि ने इस संसार को अपूर्ण क्यों कहा। मुझको न भाता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं, न भाता अच्छा नहीं लगता। यहां से भी प्रश्न आ सकता है कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों बताया, या ऐसे पूछा जा सकता है कवि को यह संसार अच्छा नहीं लगता है, क्यों। तो दोनों का उत्तर एक ही है, क्योंकि संसार में प्रेम का अभाव है। आप नोट कर लें, भावार्थ में भी आप लिखें इस बात को ताकि हमें हमेशा याद रहे। कैसे भावार्थ करना है, यह संसार अपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है, इसलिए यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछे संसार अपूर्ण क्यों है तो भी बता देंगे प्रेम का अभाव है। और कवि को यह संसार अच्छा क्यों नहीं लगता तो भी उत्तर वही होगा, क्योंकि संसार में प्रेम का अभाव है इसलिए कवि को अच्छा नहीं लगता। और कवि ये कह रहे हैं कि मैं जो हृदय में प्रेम भाव हैं उन प्रेम भावों का स्वप्न देखता हुआ, क्योंकि संसार में तो प्रेम भाव है ही नहीं ना, प्रेम का अभाव है यहाँ तो मैं अपने हृदय में जो प्रेम भाव है मैं केवल उनका स्वप्न देखता हुआ इस संसार में घूम रहा हूं, अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। क्योंकि संसार में प्रेम का अभाव है, संसार तो अपूर्ण है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मैं उन प्रेम भावों का जो मेरे हृदय के अंदर है मैं उन प्रेम भावों का स्वप्न देखता हुआ इस संसार में घूम रहा हूं, अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। अब यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। उससे पहले मेरी एक बात और सुन लें। आपको आज अपनी नोटबुक में पहला जो पद है उसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। सह प्रसंग व्याख्या के चारों भाग जो मैंने सिखा रखे हैं आप लिखेंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। ये तो आपको पहले पद में करना है और बाकी शेष जो दो पद आज हमने सीखे हैं इन दो का आपको भावार्थ करना है, केवल भावार्थ। पहले दो शब्द लिख देंगे, अंतिम दो शब्द लिख देंगे और फिर भावार्थ लिख देंगे। उसके बाद फिर इस पद के प्रथम दो शब्द लिखेंगे, अंतिम दो शब्द लिखेंगे, फिर इसका भावार्थ लिख देंगे। इन दो पदों का केवल भावार्थ लिखना है और बाकी पहले की सह प्रसंग व्याख्या चारों भाग लिखने हैं। ये हमारा कार्य है और आज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इन से बनने वाले प्रश्न
इन तीनों पदों से कोई प्रश्न बन सकते हैं, तो वे प्रश्न मैं आपको अभ्यास के रूप में भेजूंगा, आप उन्हें भी अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में हल कर लेंगे। अब किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स जो आपके डाउट हैं, जो आपका प्रश्न है, अब आप अपनी वॉइस ऑन करें और प्रश्न पूछ सकते हैं। एनी स्टूडेंट्स, एनी डाउट? सर ये चैप्टर प्रोवाइड करवा दो। हाँ बेटा, सर ये चैप्टर प्रोवाइड करवा दो, कौन सा? जो अभी आपने पढ़ाया है। अच्छा अच्छा, इसके नोट्स चाहिए क्या आपको? नहीं, ये चैप्टर ही प्रोवाइड करा दो, बुक नहीं है ना अभी मैं, हाँ मेरे पास। अच्छा अच्छा, तो बेटा आप ऐसा कर सकते हैं, बुक नहीं खरीदी क्या आपने अभी? नहीं सर। तो ठीक है, मैं भेज दूंगा, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, आप देख लेना वहां से, ठीक है ना। सर। और अब जल्दी से जल्दी फिर बुक खरीदो बेटा, बुक तो रिक्वायरमेंट है। हाँ सर। आज तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, काव्य पंक्तियां भी मिल जाएगी ऐसे कैसे, और इनका भावार्थ भी मिल जाएगा। और बोलिए।